तो प्लीज। जैसे मैंने बोला कि वो स्टडीज़ मुझे बहुत हार्ड जा रहा था। सेकंड ईयर आते-आते तो मेरा हो गया था कि आई वाज़ डन। मैंने घर पे भी बोल दिया था कि मुझसे नहीं हो रहा है इंजीनियरिंग। मुझे घर वाले लोग बोले कि ये फील्ड में उतना ये नहीं आगे, मतलब स्कोप नहीं है। हमें बहुत ऐसा होता है कि हम सपने देखते हैं और सपनों में अपन वो रियलिटी और जो ड्रीम्स का बैरियर है वो कभी क्रॉस होता है। आप कौन सी मूवी से आपके लाइफ को रिलेट करते हो? सर्टेन पॉइंट्स आते हैं लाइफ में जब हमारा लाइफ एक टर्न अराउंड लेता है या फिर एक जगह एक डिप आता है और वो इंटरनल स्ट्रगल्स होते हैं एक पर्सन के लाइफ में। जो फिर वो रिलेशनशिप हो गया, करियर का टेंशन हो गया, पेरेंट्स हो गया। इंटरनेट की डिजिटल लाइफ में लोग कुछ भी बना के फेमस हो रहे हैं, मतलब लोग अपना रियलिटी वहाँ पे नहीं दिखाते, फेकनेस दिखा के फेमस हो रहे हैं। अभी कैसा है कि साइंस कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग डॉक्टर कर लो, डॉक्टर बन जाओ तो लाइफ सेट है। बट वो आजकल की अपनी जनरेशन में वो तो दिख रहा नहीं है कि अपन ज़्यादा वेट कर सकते हैं। बट लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो आजकल कम हो गया है ड्यू टू रील्स एंड शॉर्ट्स, वो सब चीज़ें। इसलिए लोगों को क्विक रिजल्ट चाहिए। तो जेनजी का वही एक सेटबैक है कि उनको सब चीज़ें बहुत फास्ट फास्ट चाहिए होता है कि अगर मैंने आज कुछ किया तो मुझे इसका तुरंत रिजल्ट मिलना चाहिए। तो सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, आपकी लाइफ रील है या रियल है? सिनेमा ने बहुत इन्फ्लुएंस किया है मुझे मेरे लाइफ डिसीजंस में, हर एक पॉइंट पे। तो आई वुड से मैं अभी जो हूँ वो सिनेमा का वजह से ही मैं रियल बन पाया हूँ। एंड आई वॉज अबाउट टू क्विट। बहुत ऐसा एक स्ट्रेस हो गया था, बहुत सारा पढ़ाई, बहुत चीज़ें थी जो नहीं समझ में आ रही थी। एक सर्टन पॉइंट आ गया था कि मुझसे आगे का पढ़ाई नहीं हो रहा था। वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल वी आर यूमर्स पे। तो आज अपने साथ जुड़े एक्शन प्रोडक्शन के को फाउंडर प्रथमेश निकम। एंड आज अपन कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में, जो है रियल वर्सेस रियल। कुछ माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस हमने रेडी किए हैं जो हम सर से पूछेंगे। तो चलो आज का पॉडकास्ट यहाँ पे शुरू करते हैं। एंड मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देने बोलूँगा अपने प्रथमेश सर को। सर प्लीज़। सो माय नेम इज़ प्रथमेश। मैं मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है एंड आई एम वेरी ग्लैड कि वी आर ह्यूमर्स ने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट पे, क्योंकि मूवीज़ ऐसा एक टॉपिक है जहाँ पे आई कैन टॉक कंटिन्यूअसली फॉर आवर्स एंड आवर्स। एंड पॉडकास्ट इज़ द मीडियम जहाँ पे मैं बहुत ही एक्सप्रेसिव वे में ये सब डिस्कस कर सकता हूँ। एंड इट विल बी वेरी फन टू हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो प्रथमेश, अपन बात थोड़ा पीछे से शुरू करेंगे, मतलब आपके बचपन से, आपके स्कूल टाइम से। तो आप जब स्कूल में आते थे, अभी आपको कुछ वो चीज़ें याद है जो आपको स्कूल में सिखाई गई है, आप अभी भी उसको फॉलो करते हो अभी के लाइफ में? तो स्कूल में तो बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाई जाती है। तो वो सब तो याद नहीं रहती। कुछ कुछ ऐसे की मोमेंट्स होते हैं जो हम लाइफ में याद रखते हैं, उसको फॉलो करके अपन आगे बढ़ते हैं। बट जैसे कि सिनेमा मेरे लाइफ में एक बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट रहा है, फ्रॉम फ्रॉम चाइल्डहुड से लेकर अभी तक। तो सिनेमा ने बहुत कुछ सिखाया है जो फिल्म्स जो स्कूल में अभी हमने कभी सीखा नहीं है। लाइक थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स में जब मैंने फर्स्ट टाइम थ्री इडियट्स देखी थी तो आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड। आई वॉज लाइक कि यार इंजीनियरिंग करना चाहिए या फिर अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत बचपन से ऐसा लगता था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है। बट जब मैंने सच में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया एंड पहला फर्स्ट ईयर में जब मैंने वो एक्सपीरियंस किया तो आई वाज लाइक कि मैं यह कहाँ आ गया हूँ, ये तो मेरा फील्ड नहीं है, ये मुझे नहीं समझ रहा है, ये पढ़ाई मुझे नहीं होगी। तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज एंड मैं बहुत ऐसा अपसेट हो गया था कि मेरा ये चॉइस क्यों मैंने ये लिया। बट आफ्टर थोड़ा टाइम बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो मैं उससे बाहर निकला। तो मोस्टली स्कूल में हमको ज़्यादा कुछ ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं गया, या फिर पढ़ाया नहीं जाता, या पढ़ाया जाता होगा या फिर अपन वो ले वो जो कॉन्सेप्ट है वो अपन को समझ में नहीं आता। बट एज यू ग्रो इन योर लाइफ, हम जैसे जैसे ग्रो होते रहते हैं तो वो एक रियलाइजेशन होता है कि हाँ यार, ये मेरा पैशन है, ये मुझे फॉलो करना चाहिए। तो उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं। तो या सिनेमा, बहुत सारी मूवीज है, थ्री इडियट्स नहीं है, बहुत सारी ऐसी मूवीज है जो जिन्होंने मुझे आगे जाके बहुत इन्फ्लुएंस किया है मेरे लाइफ डिसीजंस लेने में। मुझे एक पॉइंट में सोचने के लिए कि या
कि ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है, मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है। तो वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती है और वो शायद सिनेमा के वजह से वो हो पाया है। तो मुझे आपसे एक पूछना है, जब आपने थ्री इडियट्स देखा था मूवी, तो आपने उससे रिलेटेड मतलब आपको क्या लगा कि हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा फन होता रहेगा? मतलब ये लोग जो हॉस्टल स्टे कर रहे थे सब दोस्त मिलके, तो आपको लग रहा था कि आपके साथ फ्यूचर में अगर आप इंजीनियरिंग लो तो आपके आपके ऐसे दोस्त बनेंगे, आप ऐसी लाइफ जियोगे? तो ऐसा आपके साथ हुआ जब आपने एडमिशन लिया तब? तो फ्रैंकली स्पीकिंग तो मुझे साइंस में एडमिशन लेना था, बट ड्यू टू सम इश्यूज मेरा वो एडमिशन हो नहीं पाया साइंस कॉलेज में। तो मुझे मजबूरन इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना पड़ा। बट मैंने बहुत लीनियंटली लिया था, लाइक आई वाज लाइक कि ये बेसिकली नॉर्मल कॉलेजेस जैसे होते हैं जूनियर कॉलेजेस वैसा ही होगा। बट जैसे जब मैं वहाँ पे गया तो आई वाज लाइक कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लोग 90% 95% वाले बच्चे आके यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, एंड इट वाज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन मुंबई डिप्लोमा के लिए। तो वो एक कंपटीशन, वो एक कॉम्प्लेक्स बहुत था मेरे अराउंड कि मुझे बहुत ऐसा कॉम्पिटिटिव रहना है, हर एक चीज़ में बहुत कंपटीशन चाहिए। बट उसके अलावा भी मैं बहुत बहुत लीनियंट था, मैं बहुत फन करता था, मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा ग्रुप था। तो हम लोग क्लास बंक करके या लेक्चर्स बंक करके घूमने जाते थे, मरीन्स हो गया या फिर कार्टर्स हो गया। हम लोग ऐसे घूमने जाते थे। लेक्चर्स का कुछ ये नहीं था, असाइनमेंट्स लास्ट मोमेंट पे हम लोग कंप्लीट करके वो सबमिट करते थे। बहुत सारे एग्जाम्स के टाइम पे भी एक रात पहले हम लोग सब ऐसा वीडियो कॉल पे बात करके फिर वो पढ़ाई करते थे। तो वो एक चीज़ था। बट हाँ, थ्रू आउट दैट जर्नी दोस्त तो बहुत बने, काफ़ी दोस्त बने, काफ़ी दोस्त अभी तक मेरे साथ है। अभी भी मेरा एक फ्रेंड है जो हमारे साथ प्रोडक्शन में जुड़ा हुआ है, जो डिप्लोमा से मेरे साथ में है। तो या फ्रेंडशिप तो बहुत बहुत गहरी बनी। बट हाँ, वो एक एक्सपीरियंस था, वो मुझे एक लगा कि एक एक प्लस पॉइंट था कि मेरा फ्रेंडशिप्स और मेरे बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो मुझे वहाँ एक्सपीरियंस करने मिले, अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग का जो पढ़ाई होता है वो, और उसका वो पूरा जो कॉम्पिटिटिवनेस होता है वो सब चीज़। मतलब आपने स्ट्रगल भी किया पढ़ाई करने में, बट आपने अपने दोस्तों के साथ एंजॉय भी किया वो यस, लाइफ? स्ट्रगल तो मैंने बहुत किया है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। जैसे कोडिंग हो गया, कोडिंग तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तो हम लोग वही करते थे, हम लोग एक दूसरे का कोड्स कॉपी कर देते, एक दूसरे से कोड लिख के लेते। जो टॉपर होता था उससे हम लोग कोड्स लिख के लेते थे कि भाई करके दे दे, या फिर लिख के दे दे मुझे कोड्स। तो वो एग्जाम के टाइम पे भी हम लोग पेन ड्राइव में कोड्स लेके जाके फिर वो पीसी में प्रैक्टिकल्स करते थे, फिर एक दूसरे को वो पास करते थे। तो एज सच मैंने वो पढ़ाई ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं, बट उससे मेरा बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं एक सेटबैक हो गया था कि मुझे बहुत सारे पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी, और वो बहुत हार्ड हो गया था। बट फ्रेंड्स वर देयर फॉर मी, मतलब हम लोग का जो ग्रुप था वो बहुत ये था, सपोर्ट करते थे, हम लोग घूमते थे, बहुत इंजॉय करते थे, बहुत फन होता था। हम लोग घूमने जाते थे, खाने जाते थे। कॉलेज के बाद वी यूज टू स्टे, जो दो दूर दूर रहते थे हम लोग, तो उन लोग के साथ हम लोग स्टेशन तक जाते थे उनको छोड़ने के लिए। वापस हम लोग आके वापस कहीं घूमने चले गए, या कहीं बैठ के बात कर रहे, या फिर कुछ खाने चले गए। तो ये सब चलता रहता था। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने वाला 3 साल किया है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बराबर? तो आपने 360 टर्न कैसा लिया? आप डायरेक्ट बीएमएमसी में कैसे आ गए, मतलब तो प्लीज। जैसे मैंने बोला कि वो स्टडीज़ मुझे बहुत हार्ड जा रहा था, सेकंड ईयर आते-आते तो मेरा हो गया था कि आई वाज़ डन। मैंने घर पे भी बोल दिया था कि मुझसे नहीं हो रहा है इंजीनियरिंग, एंड आई वाज़ अबाउट टू क्विट सेकंड ईयर में इटसेल्फ। कि बहुत ऐसा एक स्ट्रेस हो गया था, बहुत सारा पढ़ाई, बहुत चीज़ें थी जो नहीं समझ में आ रही थी। एक सर्टेन पॉइंट आ गया था कि मुझसे आगे का पढ़ाई नहीं हो रहा था। तो वो दिमाग में था, बट कुछ भी करके मैंने सोचा कि नहीं यार, कर देते, हो जाएगा, कर करके घिस घिस के मैंने थर्ड ईयर कंप्लीट किया। थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद भी जब कोविड आया तो हम लोग का एक दो एग्जाम्स बाकी था, 2 पेपर का एग्जाम्स बाकी था। तो उसके लिए मुझे रुकना पड़ा। तो वो एग्ज़ाम डिले होते 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 अक्टूबर आ गया था, तो मतलब एकेडमिक ईयर चालू हो गया था। तो मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरा ये एग्ज़ाम हुआ नहीं था और मुझे डिग्री मिला नहीं था। तो मुझे रुकना पड़ा। तो फिर मैंने सोचा, फिर मुझे 1 साल का गैप मिला। तो वो गैप में मैंने बहुत सारा चीज़ें किया, मतलब मूवीज़ बहुत देखी। कोविड था तो ऑब्वियसली घर पे बैठ के और कुछ कर नहीं रहे थे, मूवीज़ सीरीज़ हो गया, पॉप कल्चर के बहुत सारी चीज़ें, एनिमे देखा, कॉमिक्स पढ़ी, बहुत सारे बुक्स पढ़ी।
तो उससे मुझे बहुत एक था कि मेरा बैक ऑफ द माइंड बचपन से सिनेमा देखते आ रहा हूँ, तो वो एक था। बट उसमें और ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि मैं फ़िल्म मेकिंग के एस्पेक्ट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने लगा। बहुत सारे मैं एक मूवी देखता था, फिर उसका बिहाइंड द सीन देखता था, फिर उसका पूरा प्रोसेस फ़िल्म मेकिंग पूरा वो प्रोसेस देखता था। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्ट होने लगा। एंड फिर आगे डिग्री भी करना था, एक पूरा कंप्लीट करना था स्टडी। तो फिर मैं जब देख रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, कोर्सेज कौन से करने चाहिए थे, तो आई केम अक्रॉस बीएमएमसी। तो उसमें जब मैंने उसका सिलेबस देखा तो मुझे दिखा कि यहाँ फिल्म कम्युनिकेशन करके एक सब्जेक्ट है जहाँ पे फिल्म एनालाइज करती है। आई वॉज लाइक कि दैट्स इट, कि ये तो मेरा सब ये मेरा कोर्स है, मतलब मुझे ये करना चाहिए, ये मेरे लिए ही बना है। तो फिर मैंने बहुत रिसर्च किया, करने के बाद आई फाउंड आउट कि ऐसे ऐसे कॉलेजेस में होता है कोर्सेज ऑन और एंड देन फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये परस्यू करना चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ 2021 में हम लोग का जो बैच था तो उसमें मैंने एडमिशन लिया एंड पाटकर कॉलेज में एडमिशन लेके मैंने बीएमएमसी स्टार्ट कर दिया। मेरा भी रैंडम ही था एक्चुअली। मैं कैसा ब्लॉग्स करता था, मैं कंटेंट बनाता था इंस्टाग्राम रील्स के हाँ। लिए। तो मेरा जो बड़ा भाई था, मुझे तो बीएमएम फील्ड के बारे में मालूम ही नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरे भाई ने मुझे बताया मेरा 12th होने के बाद कि तू अगर ये सब में कर रहा है ना, तो तू ये फील्ड चूज कर सकता है। हम्म। मुझे घर वाले लोग बोले कि ये फील्ड में उतना ये नहीं है आगे, मतलब स्कोप नहीं है। मतलब आपको मालूम रहेगा कि अगर कुछ क्रिएटिव फील्ड में अपन जाने की कोशिश करते हैं तो घर वाले, आपको मालूम हाँ। है, थोड़ा रुकाते। तो ये ऐसा ही था। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि आपको कौन सा डायरेक्टर एकदम इंस्पायर करता है, उसकी फिल्म मेकिंग स्टाइल, उसका डायरेक्शन, उसका पर्सपेक्टिव, आपको एनी वन डायरेक्टर। लाइक मैं तो एकदम ऐसा कि मेरा मैं हर टाइप का सिनेमा हो गया या टीवी सीरीज हो गया वो कंज्यूम करता हूँ। हर जॉनरा का मैं ट्राई करता हूँ। कुछ ऐसे है स्पेसिफिक जॉनरास जो मुझे पसंद है, उसमें से एक साइंस फिक्शन है और थ्रिलर है। ये दो जॉनरा है मुझे बहुत पसंद है। बट उनमें से अगर मुझे डायरेक्टर्स तो बहुत पसंद है, लाइक एवरी एवरी कल्ट क्लासिक डायरेक्टर या फिर एकदम जनरेशनल एकदम टैलेंटेड डायरेक्टर्स तो पसंद है। बट उसमें से सबसे मेरे फेवरेट है क्रिस्टोफर नोलन, क्योंकि उनकी फिल्म मेकिंग सबसे अलग होती है। लाइक दे ही गोज आउट ऑफ द बॉक्स ऑफ फॉर द कॉन्सेप्ट्स। और उनके कॉन्सेप्ट अगर आप उनके मूवीज देखो, जैसे मोमेंटो हो गया, इंसोम्निया हो गया, देन इंसेप्शन हो गया, इंटरस्टेलर हो गया, ये सब मूवीज ऐसी थी, उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही हटके था, बहुत ही यूनिक था। लाइक इंसेप्शन में आप कभी सोच सकते, हमें बहुत ऐसा होता है कि हम सपने देखते हैं और सपनों में अपन वो रियलिटी और जो ड्रीम्स का बैरियर है वो कभी क्रॉस होता है। बट वो कॉन्सेप्ट लेके एक मूवी बनाना जहाँ में ड्रीम्स विद इन अ ड्रीम्स विद इन अ ड्रीम्स में जाके हाइस्ट करना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अनफेमिलियर था फॉर सिनेमा एज वेल, कि किसी ने ऐसा कॉन्सेप्ट कभी देखा नहीं था, कभी सोचा नहीं था। तो अभी आपने जो डायरेक्टर का नाम लिया क्रिस्टोफर नोलन, तो हम लोग के लेक्चर्स में भी हम लोग की मैम ने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो उसमें से एक इंस्पायरिंग चीज़ ये है कि वो डिजिटल, जो आजकल के रियल वर्ल्ड के जो कैमरा यूज़ हो रहे हैं, जो बाकी सब डायरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, वो कैमरा वो यूज़ नहीं करते। वो बहुत पुराना रील वाला जो कैमरा यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं। तो आपको उसके ऊपर कुछ, मतलब वो अभी इतना हार्ड रहेगा क्योंकि वो रील्स ज़्यादा मिलती नहीं है, फिर से वो पूरे फिल्म को प्रोसेस करना। वो प्लीज़ बताओ। तो वो तो है कि क्रिस्टोफर नोलन का जो विजन है ना वो बहुत ही यूनिक है। तो ही ऑलवेज ट्राइज कि जो उनका सिनेमा है ना वो ज़्यादा से बड़े स्क्रीन पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में दिखे। तो जो रील वाला कैमरा आप बात कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड आईमैक्स कैमरास। तो आईमैक्स कैमरास में कैसा होता है कि एक जो बेसिक रील होता है 65 mm या 50 mm वाला, उससे एक बड़ा साइज में उसका रील होता है। लाइक जो फ्रेम साइज होता है वो बड़ा होता है, 70 mm होता है। तो 70 mm वाला जो रील होता है दैट इज वेरी हैवी। मतलब आईमैक्स कैमरास का सिर्फ अगर आप आईमैक्स कैमरा से शूट कर रहे हो तो यू ओनली कैन शूट 15 मिनट्स का फुटेज इन वन स्ट्रेच। तो 15 मिनट्स का जो फुटेज होता है वो सिर्फ एक ही इसमें यूज करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि वो कितना टाइम देते हैं प्रोसेस ऑफ शूटिंग के लिए, कि आईमैक्स, और वो सिर्फ आईमैक्स कैमरास में शूट करते हैं। सो दैट आईमैक्स कैमरास का क्वालिटी जो नॉर्मल कैमरास होता है वो उससे कहीं ज़्यादा ही ये होता है। जैसे नॉर्मल एक मूवी होती है वो 8K में शूट होती है, तो आईमैक्स कैमरास में अप टू 16K तक शूट होता है। तो वो एक ये होता है, और इसीलिए उनके मूवीज को ज्यादा आईमैक्स में प्रमोट किया जाता है कि यू शुड वॉच देयर मूवीज इन आईमैक्स थिएटर्स, प्योर आईमैक्स में देखो। जैसे बाहर भी, अमेरिका या बाहर के देशों में भी उनके मूवीज को आईमैक्स में ज्यादा प्रमोट किया जाता है, क्योंकि उनका मूवी बहुत रियल और वो एकदम इमर्सिव दिखना चाहिए, वो उनका अप्रोच होता है।
तो उसकी वजह से वो ट्रेडिशनल जो फ़िल्म मेकिंग में यूज़ होते हैं डिजिटल, और वो बहुत ही कम, बहुत मतलब ना के बराबर वीएफएक्स यूज़ करते हैं। क्योंकि उनको वीएफएक्स से जो आता है इम्पैक्ट आता है, वो उससे ज़्यादा उनको लगता है वो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स में है। जैसे टेनेट में उन्होंने एक रियल बोइंग प्लेन क्रैश करवाया था फॉर दैट सीक्वेंस, जो एयरपोर्ट में क्रैश होता है वो हो गया। इंसेप्शन में जो वो एक ड्रीम वाला जो सीक्वेंस है जहाँ वो पूरा फ्लोर 360 डिग्री घूमता है, तो उन्होंने वो पूरा एक सेट बनवाया था 360 डिग्री फ्लोर वाला। तो वो जैसे एक्टर्स वो परफॉर्म कर रहे हैं तो वो घूम रहा है, और वो रियल एक्सप्रेशंस एक्टर से निकाल सकते हैं कि प्रैक्टिकल में हो रहा है तो वो रियल एक्सप्रेशन वो सीन को रिक्वायर्ड है तो वो ऐसा दिखा सकते हैं। तो बहुत सारे सभी मूवीज में बहुत वो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज करते हैं। एंड अभी भी उनका जो अभी नया मूवी आ रहा है दी ओडिसी करके, उसमें भी बहुत लंबी स्टार कास्ट है। तो वो एक मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो कैसे टर्न आउट होता है। जैसे ओपनहाइमर के टाइम पे बहुत लंबी स्टार कास्ट थी मूवी में, एंड इट वाज वन ऑफ एन एक्सपीरियंस जो मूवी था वो ओपनहाइमर। तो अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि उनका जो ओडिसी आ रहा है, तो बहुत लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर तो दैट। मतलब क्रिस्टोफर नोलन जो है वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल गाय है, या हर एक चीज को एक्सपेरिमेंट करता है। बहुत। अभी अपन मूवीज के ऊपर बात कर रहे हैं तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सी मूवी से आपके लाइफ को रिलेट करते हो? एक स्पेसिफिक मूवी बताओ या फिर स्पेसिफिक कैरेक्टर भी बता सकते हो जिससे आपकी लाइफ रिलेट होती हो। तो ऐसे तो बहुत सारी मूवीज है, बट ऐसा एक सर्टन एक मूवी नहीं दे बोल सकता। बट रिसेंटली मतलब बहुत पहले अभी हो गया, जब मैं कॉलेज में था तब मैम ने मुझे सजेस्ट किया था कि रिदम देखो। तो रिदम इज़ लाइक वो एक कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर की उनकी स्टोरी उसकी स्टोरी है कि उसका जर्नी कैसा है थ्रू, पूरा लाइफ जर्नी है फ्रॉम कॉलेज तो आगे उसके लाइफ में। तो आई वेरी मच रिलेट टू दैट, मतलब सभी रिलेट करेंगे, बट एक सर्टन पॉइंट्स आते हैं लाइफ में जब हमारा लाइफ एक टर्न अराउंड लेता है या फिर एक जगह एक डिप आता है, एक राइज आता है लाइफ में, तो वो मूवी से मैं बहुत कनेक्ट कर सकता हूँ। क्योंकि वो वेल शॉट मूवी है और बहुत अच्छे से उसमें रिप्रेजेंट किया है कॉलेज लाइफ को लेके, स्टूडेंट लाइफ, और वो इंटरनल स्ट्रगल्स होते हैं एक पर्सन के लाइफ में। फिर वो रिलेशनशिप हो गया, करियर का टेंशन हो गया, पेरेंट्स हो गया, देन फ्रेंड्स के ऊपर हो गया। तो वो सब चीज़ें बहुत उसमें रिलेटेबल थी, तो वो शायद मुझे लगता है कि बहुत रिलेटेबल है मेरे लिए। सो अपन अभी डिजिटल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। तो जैसा कि आपको मालूम है अभी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, एंड जैसे कोई नई मूवी आती है या फिर कुछ होता है न्यूज़ में दिखाया जाता है तो पब्लिक उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लेना करते हैं। तो अभी कैसा आपने वो लाल सिंह चड्ढा के बारे में देखा ही होगा जो आमिर खान की मूवी आई थी, पब्लिक ने उसको बॉयकॉट करना चालू किया था। तो ये कल्चर के बारे में आपको क्या कहना है? सी मुझे तो लगता है कि जो वो कैंसल कल्चर एक जो है ना, वो मतलब इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने भी वो पूरा सिनेरियो देखा था जब लाल सिंह चड्ढा रिलीज हुई थी। क्योंकि वो एक फेज था ना जहाँ पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गई थी टुवर्ड्स जैसा वर्ल्ड सिनेमा। क्योंकि कोविड था, कोविड के एक साल में बहुत ज़्यादा ही ओटीटी पे बूम आ गया था, लोग देख रहे थे ओटीटी पे, बहुत बहुत अलग अलग टाइप का सिनेमा देख रहे थे। तो ऑब्वियसली है कि लोगों ने फॉरेस्ट गम देखी, उनके बाद उनको पता चला कि उस पे रीमेक बन रहा है और आमिर खान रीमेक बना रहे हैं। और हालांकि वो आमिर खान की कमबैक मूवी थी, लाइक उन्होंने उसके पहले थग्स ऑफ हिंदुस्तान वो भी पिट गई थी, तो अच्छी चली नहीं थी, तो उसके बाद वो कमबैक कर रहे थे। तो उनको भी वो एक था, होप था कि वो मूवी चलेगी। बट हाँ, वो एक ऑनेस्ट रीमेक उन्होंने बनाने का ट्राई किया, उन्होंने राइट्स लिया एंड वो नहीं चली क्योंकि ऑडियंस ने वो देख रखी थी पहले से स्टोरी। एंड उसके भी एस्पेक्ट्स थे कि लोगों को नहीं पसंद आई होगी और इसलिए उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, और उस पर वो सिनेमा पे बहुत इफेक्ट पड़ा। बट ये जो कैंसल कल्चर जो है कि कैंसल करो, नहीं करना है, बॉयकॉट करो, ये मुझे तो लगता है कोविड के बाद बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया था, क्योंकि लोगों ने बहुत सारा वर्ल्ड सिनेमा देख लिया था, बहुत सारे जॉनरा से एक्सपोज हो गया था सिनेमा, ऑडियंस एक्सपोज हो गई थी थ्रू ओटीटी और बाकी सब चीज। थिएटर्स में भी बहुत सारी ऐसे, बहुत बॉलीवुड से तो बहुत कम ऐसी मूवीज आ रही थी जो अच्छी चल रही थी, और बाकी के रीजनल मूवीज बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लाइक मलयालम सिनेमा लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा ही सबसे प्रॉफिटेबल बेस्ट तो इंडस्ट्री। जो आई थी आवेशम वो सब। आवेशम आई थी, देन मंजूमेल बॉयज, प्रेमालू, ब्रह्मयुगम, बहुत सारी ऐसी मूवीज थी जो एकदम कैसे उनका कॉन्सेप्ट बहुत अलग था, यूनिक था, जो कभी देखा नहीं था या कभी एकदम रिलेटेबल था। एक तो ऐसा था कि दो सेक्शंस में डिवाइड हो गया था, एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट हो गया जैसे ब्रह्मयुगम,
और एक बहुत ही रिलेटेबल कंटेंट जैसे मंजूमेल मंजूमेल बॉयज, बॉयज। प्रेमालू, आवेशम हो गया, तो वो ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहे थे, ऑडियंस को बहुत, अभी तक वो बहुत मूवीज है वो बहुत प्रॉफिटेबल है। वो अपन बार बार हाँ, देख बार सकते हैं बार उसका वैसी रिकॉल मूवीज है। वैल्यू है, बार बार उसको रिवॉच कर रहे हैं क्योंकि वो एक सर्टन सीन है, वो एक फन है, उसमें एलिमेंट है, उसकी वजह से वो ऑडियंस उसको रिकॉल करती है। तो उसके वजह से उसका रिवॉच वैल्यू बढ़ गया और लोगों को उसके उसके जैसा ही कुछ सिमिलर कंटेंट चाहिए जो नया हो, फ्रेश हो। बार बार वो घिसे पिटे ही वो एकदम मास मसाला एंटरटेनमेंट एकदम क्या बोलते हैं वो एकदम लार्जर देन लाइफ वाला पोर्ट्रेयल, वो स्टूडेंट्स लगते नहीं है। वो हाँ, कोई मतलब वही 30-40 साल के जो एक्टर्स है उनको स्टूडेंट्स बना वही के, तो उनको। वो रिलेट नहीं होगा। जैसे वो प्रेमालू में कैसा है, वो जितने एज के थे वो ही एक्टर्स थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो वो एक है, रिलेटेबिलिटी भी बहुत है, इसीलिए लोगों, और जैसे जैसे पता चलता है कि हाँ ये मूवी इस मूवी का रीमेक है, ये मूवी इस रीमेक है, इसको बार बार बना रहे हैं। जैसे कि भूल भुलैया 2 हो गया, हम्म। लाइक भूल भुलैया 2 वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन नॉस्टैल्जिया, कि पहले पार्ट का जो नॉस्टैल्जिया है वो कैरी फॉरवर्ड करेगी। हालांकि वो मूवी इतनी मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी नहीं लगी थी मूवी, बट वो उसने वर्क किया, उसने उतना बिजनेस किया बिकॉज प्योरली ऑफ नॉस्टैल्जिया पुरानी मूवीज का, मूवी का। जो पुरानी मूवी थी। तो वही है, तो आई थिंक कि एक कमर्शियल और आर्ट सिनेमा में उतना डिफरेंशिएशन होता है कि लोगों को, जिनको अगर आर्ट सिनेमा कंज्यूम करना है तो कमर आर्ट सिनेमा कैन नॉट बी कमर्शियल। तुम उसको कमर्शियल करके नहीं ये कर सकते। कमर्शियल में पूरा ऑडियंस जो होता है वो अलग होता है, आर्ट सिनेमा का ऑडियंस अलग होता है, तो वो डिफरेंशिएशन बहुत मैटर करता है। और शायद उसके वजह से ही जो हार्डकोर सिनेमा बफ्स है, सिनेफाइल्स है, वो बॉयकॉट करते हैं मूवीज को, जो ऐसा मतलब रिपीटेटिव वही कॉन्सेप्ट है, घिसे पिटे कॉन्सेप्ट पे बनती है। और बॉलीवुड में स्पेशली अभी बॉलीवुड का जो चल रहा है पिछले कोविड से लेकर अभी तक, तो वो फेज भी उतना नहीं। हालांकि बॉलीवुड में बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज आई, इस साल भी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आई, जैसे केसरी आ गई थी, रेड 2 अच्छी थी, ऐसे बहुत सारी मूवीज थी। बट आई थिंक कि वही है कि वो एक इन्फ्लुएंस करता है कि लोगों ने वो पहले से देख चुका है एंड दे वांट समथिंग फ्रेश, तो इसीलिए वो अगर वापस वही स्टोरी को लेकर रीमेक कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो रिएक्शन निकलेगा ऑडियंस का। वो तो है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी लोगों का पर्सपेक्टिव इतना चेंज हुआ है ना, कि प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रहे हैं कि अगर कोई एक्टर है जिसने एक हिट दिया, हम्म। बट बाद में लगातार उसने 5 फ्लॉप मूवीज दिए, तो बाद में ना ऑडियंस का ये कहना हो जाता है कि अभी ये एक्टर को इंडस्ट्री से बाहर निकलना चाहिए, तो एक्टर को एक अलग ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। तो आपको अच्छा लगता है कि ऑडियंस जो ऐसा कर रही है वो। देखो, ऐसा देखा जाए तो ऑडियंस जो फिल्म बनती है तो वो बेसिकली ऑडियंस के लिए ही बनती है, तो इट इज़ अप टू द मेकर्स की उनको कैसा मूवी बनाना है, कैसा सिनेमा बनाना है जो ऑडियंस को केटर्स कर सके। ऑफ कोर्स, आप अगर कमर्शियल मूवी बना रहे हो और ऑडियंस ही नहीं आ रहा है तो आपका मूवी नहीं चलेगा। थिएटर में लगाओगे और ऑडियंस ही देखने नहीं आ रहा है तो फिर वो प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली लोग रिस्क लेने नहीं चाहते, क्योंकि वो एक पैटर्न बन गया है ना, कमर्शियल सिनेमा में एक एक्शन, अगर एक्शन मूवी है, एक ही सेम स्टोरी रखो, बड़ा एक्टर एक्ट्रेस ले लो, और देन फिर वही थोड़ा गाड़ियां उड़ाओ, थोड़े बॉम्ब ब्लास्ट करो, थोड़ा वीएफएक्स डालो, हैवी वीएफएक्स, बीजीएम तगड़ा, बीजीएम, सॉन्ग्स वॉन्ग्स, ग्लैमरस सॉन्ग्स वगैरह, ऑडियंस आती है वैसे, वो कमर्शियल सिनेमा का ऑडियंस होता है। तो वो एक चीज है कि, बट हाँ, अगर कोई एक्टर्स या एक्टर जो फ्लॉप्स दे रहे, तो उनका भी वो एक पर्सपेक्टिव होता है कि उनको हमेशा से वो एक मास सिनेमा करते आए हैं, तो उनको वो एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए कि वो एक नया कुछ ट्राई ट्राई करनी करे, होगी। एक्सपेरिमेंट करे। जैसे अक्षय कुमार ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, टॉयलेट एक प्रेम कथा, हाँ, पैडमैन, बहुत सारे एयरलिफ्ट, जैसे बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स की है उन्होंने। एंड अभी भी मलयालम इंडस्ट्री में मामूटी सर है, जो बहुत, उनका तो आई वुड गिव अ स्पेशल क्रेडिट टू हिम कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है ना उनके करियर में एट दिस स्टेज, जबकि वो मलयालम इंडस्ट्री में बहुत फेमस एक्टर है, ही इज वेल एस्टेब्लिश्ड, वो एक मास मसाला एंटरटेनर दे के भी अच्छा खासा बिजनेस ले सकते हैं, बट स्टिल ही इज डूइंग सम वेरी गुड और एक्सपेरिमेंटल मूवीज जो ऑडियंस को भी पसंद आई। लाइक उनका मूवी आया था ब्रह्मयुगम, उसमें उन्होंने वो एकदम सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन किया था, लाइक वो उन्होंने विलन किया था, बीइंग अ टॉप एक्टर ऑफ मलयालम इंडस्ट्री, और आप एक विलन प्ले कर रहे हो, तो शायद से बाकी इंडस्ट्रीज में ऐसे कोई एक्टर होंगे नहीं जो एक ये स्टेज पे आके विलन का रोल करेंगे।
कि बहुत सारे एक्टर्स अपन ने देखे हैं कि एक ये स्टेज पे आके उन्होंने नहीं किया है, कभी कभी हीरो, हमेशा हीरो, कभी विलन यूज किया नहीं, बट उन्होंने वो करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो एक चीज है कि ऑडियंस को भी थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस देना चाहिए एक्टर को। अगर वो एक फेज से गुजर रहा है जहाँ पे उसकी मूवीज हिट नहीं हो रही है, तो वो क्यों हिट नहीं हो रही है। अगर हाँ रीमेक बना रहे हो या फिर वही बार बार घिसी पिटी वही चीजें कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो ऑडियंस का गुस्सा जायज है कि कुछ नया नहीं आ रहा है ये एक्टर की तरफ से। बट स्टिल ऑडियंस कभी इतने वर्ज पे चले जाते हैं कि कैंसिल कर दो या फिर इनको इंडस्ट्री में काम नहीं इंडस्ट्री। करना चाहिए। बट एक ऑडियंस को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो एक्टर है, एक्ट्रेस ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपने उनका बचपन में मूवीज देख के आप बड़े हुए हो, और बचपन से उनका काम जो देखते आए कल्ट हो। बोलते हैं, कल्ट कल्ट फैन क्लास, हाँ बेस। एकदम एक आइकॉनिक उनका जो है, वो उससे इंट्रोड्यूस होके आप बड़े हुए, तो वो एक ऑडियंस को नहीं भूलना चाहिए। आई नो इंटरनेट पे अटेंशन पाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, तो ये भी उसमें से एक चीज है। नेक्स्ट मेरा ये, आपने जो अभी बात की उसके रिलेटेड ही है। मतलब बिग बजट मूवीज जो बनती है बट उनको इतना सक्सेस नहीं मिलता, एंड हम्म। उसी हैंड अगर आप देखें कोई नया डायरेक्टर आ रहा है या फिर कोई पुराना डायरेक्टर और नई स्टोरी के ऊपर काम कर रहा है, जैसे कि लास्ट ईयर में एक फिल्म आई थी द गोट लाइफ करके। हम्म। उसका बहुत यूनिक डायरेक्शन था। हम्म। वो एक पर्सनल लाइफ के ऊपर बेस्ड मूवी थी और उसको इतना प्यार मिला। हम्म। उसके बारे में तो वही है कि लाइक आप क्या कैसा स्टोरी और कैसा एक वे ऑफ फिल्म मेकिंग है, आप कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो, वो उस पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बिग बजट मूवी है बट उसमें स्टोरी ही नहीं है, लाइक अगर बस मारधाड़ चल रही है, एक्शन चल रहा है, गाने चल रहे हैं, ठीक है लोग देखेंगे। कमर्शियल जो लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता सिनेमा, मुझे उन लोग को एक टाइम स्पेंड करना है अपने हाँ, फैमिली के साथ, या एक ऐसा एक एस्केप चाहिए कि हाँ यार ये बहुत सारा डेली रूटीन हो गया जॉब वो से, टाइम पास हाँ के लिए। टाइम पास के लिए वीकेंड में चले गए मूवी के लिए, तो वो एक एस्केप चाहिए होता है, इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं ऐसा मासी सिनेमा। बट जैसे गोट लाइफ ने आपने बात किया कि वो डायरेक्टर को भी बहुत साल लगे थे, लाइक 12 साल बारह कुछ साल लगे थे, हाँ। 12 साल में वो मेकिंग बन रहा था। एंड पृथ्वीराज सुकुमारन ने उसमें बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है, वो मतलब हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट रोल्स उन्होंने किया है उसमें। और उन्होंने वो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, भी, हाँ। हाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया वो भी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था। तो वो ड्यू टू जस्ट उसका जो कॉन्सेप्ट था, उसका स्टोरी था, और उसका जो फिल्म मेकिंग का एस्पेक्ट्स था, उसके वजह से वो ऑडियंस को इतना अच्छा लगा। क्योंकि एक वो था, एक मतलब एक उसमें पैशन दिखता है कि वो मूवी बहुत ही प्यार से, बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही डेडिकेशन के साथ बनाई है। तो वो ऑडियंस हमेशा हार्ड वर्क और वो सब चीज़ों को बहुत ही मतलब करते हैं, भले भले जब रिलीज हुई तब उसको उतना रिसेप्शन मिला ना हो, नहीं बट मिला था। लेटर ऑन उसको मिलता है। जैसे तुम्बाड़ के साथ केस हुआ था, हाँ, जब तुम्बाड़ रिलीज हुई थी तो तब बहुत कम उसको। लोगों ने उसको देखा था थिएटर में। बट ओवर द इयर्स जब उसका वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग हो गया, ओटीटी पे वो बहुत मूवी सबको अच्छी लगी, तो लोगों को मालूम पड़ा कि उसके पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी क्या है और कैसे वो इतने स्ट्रगल्स के साथ वो सब वो लोगों ने बनाया मूवी। तो वो एक चीज है कि लोगों को कैसा है कि नया कुछ देखना चाहिए और नया कुछ देखने के लिए चाहिए, या फिर हो सकता है कि वो ही मतलब विदाउट एनी थिंकिंग, अगर एक एस्केप चाहिए तो मासी सिनेमा देख लो, या तो एकदम ऐसा एक्शन कुछ वो हो यूनिक। गया तो वो ये देख लो। तो वो आई गेस वो ही एक दिमाग में होता है ऑडियंस के। फैशन से रिलेटेड बात करते हैं, थोड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे एक एकदम फॉर्मल वे में पूछना है। आजकल की जो ऑडियंस है, मतलब ऑडियंस तो नहीं बोल सकते, आजकल के जो लोग हैं, हम्म। उनको क्रिएटिव होने का मतलब वो लोग का पैशन कुछ और है, अगर उनको बनने का लॉयर। हम्म। बट अगर वो देख रहे कि इंटरनेट की इस डिजिटल लाइफ में लोग कुछ भी बना के फेमस हो रहे हैं, मतलब लोग अपना रियलिटी वहाँ पे नहीं दिखाते, फेकनेस दिखा के फेमस हो रहे हैं, तो उसके ऊपर। तो वो एक, देखो वो एक सबका एक चॉइस होता है सबका। अब जो जनरेशनल एक क्या बोलते हैं, वो एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि जब हमारे पेरेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, तो उनका एक सेट था कि मैं इतने इतना पढ़ूंगा, 10th 12th तक पढ़ूंगा, ग्रेजुएशन करूंगा, उसके बाद एक अच्छी जॉब होगी, गवर्नमेंट जॉब मिली तो और अच्छा, वो सिक्योरिटी तो वो मिलती टाइम का है, हाँ एकदम ये वो था। टाइम का बहुत ही क्लीशे वाला एक करियर प्लान हुआ करता था। फिर मिलेनियल, जो मिलेनियल्स है, उन्होंने भी उन लोग का भी वैसा था कि अभी कैसा है कि साइंस कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग कर डॉक्टर लो, हाँ। डॉक्टर बन जाओ तो लाइफ सेट है। तो वैसा जेंजी का अभी तो नहीं है। जेंजी इज मोर लाइक थोड़ा सा लिबर्टी है उनको, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों से एक्सपोज बहुत ही हो अर्ली चुके हैं। स्टेज में हो जाते हैं कि उनको पता चल जाता है कि हाँ उनका ट्रू गोल क्या है, ट्रू पैशन क्या है।
एंड इंटरनेट और जो डिजिटल लाइफ आप बोल रहे हो, वो एक ऐसा स्टेज है ना जहाँ पे कोई भी अपना जो ओपिनियन है, कोई भी अपना जो टैलेंट है, जो भी अपना रिव्यू है, वो पब्लिश कर सकता है या फिर वो सब रिप्रेजेंट कर सकता है कि हाँ ये मेरा ओपिनियन है, ये मैं मुझे ये आता है, ये मेरा टैलेंट मैं शोकेस कर रहा हूँ। और वो शोकेस, और वो एक फ्री प्लेटफॉर्म है, तो वो वाइडर ऑडियंस को भी रीच होता है। तो शायद से उसके वजह से लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि डिजिटली, मतलब डिजिटल, ये इंस्टाग्राम पे हो गया या फिर जो फेसबुक पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया, वहाँ पे करियर बनाए, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। यूट्यूब ने लास्ट जो 4-5 साल है या फिर 10 साल ले ले, लास्ट 10 साल में यूट्यूब बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो चुका है यार। लोग वहाँ पे आके अपना करियर बना रहे करियर हैं एज अ बना रहे। यूट्यूबर। अभी यूट्यूबर पहले बहुत ऐसा था कि यूट्यूब यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, तो लोग ऐसा एकदम एकदम ऐसा ये देखते थे कि शेमफुल हाँ, लगता था थोड़ा शेमफुल स्टार्टिंग भी, में, और लाइक शेमफुल नहीं, बट ऐसा लगता था कि हाँ मतलब कुछ नहीं कर रहा कुछ है, नहीं कर रहे, लाइक टाइम पास कर रहे। अनएम्प्लॉयमेंट से ही उसको एसोसिएट करते थे। बट नाउ यूट्यूबर्स एक्टर से ज्यादा कमाते हैं। उनके मूवी, उनके जो वीडियोस वगैरह है वो लाखों करोड़ों व्यूज एंड जाते हैं। आजकल एक्टर जो मूवी प्रमोट करने आते हैं वो भी इन्फ्लुएंस हाँ, के वो पास भी आते हैं। यूट्यूबर्स, यूट्यूब जो बड़े बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स है या फिर क्रिएटर्स है, उनके चैनल पे आके उनका वीडियो, उनका मूवी या फिर सॉन्ग हो गया, वो सब प्रमोट करते हैं। तो यूट्यूब हैज बिकम अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू प्रमोट योर सेल्फ, और एक वो ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया डिजिटली। तो वही है कि एक उसमें स्कोप ऑफ ग्रोथ है, स्कोप ऑफ अर्निंग है, तो इसीलिए शायद से लोग उधर ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं, ड्यू टू जस्ट बिकॉज बीइंग जस्ट ट्रेडिशनल जॉब्स या ट्रेडिशनल एक वे ऑफ करियर पाथ फॉलो करने से अच्छा। तो वो एक है प्लस पॉइंट यूट्यूब का और डिजिटल क्रिएशन का। एक छोटा सा पॉइंट लेता हूँ, या आपने अभी बीच में जेंजी का टर्म यूज किया तो हाँ। उससे रिलेटेड है। तो जेंजी के पहले की जो अपनी ऑडियंस थी, मतलब लोग बोल सकते हैं, उनको कैसा एक्सपेरिमेंट करने में अच्छा लगता था। एंड वो लोग को ना वेट कर, मतलब वो लोग को एक ये था कि वो लोग वेट कर सकते हैं, कुछ रिजल्ट पाने के लिए वो लोग वेट करते थे। पर वो आजकल की अपनी जनरेशन में वो तो दिख रहा नहीं है कि अपन ज्यादा वेट कर सकते हैं। हम्म। तो वो बहुत टिपिकल होता जा रहा है, मतलब अब देख रहे हो ना कि आज कुछ किया है तो अपने को 2 दिन के अंदर रिजल्ट चाहिए। आपके हम्म। साथ कभी ऐसा हुआ है? देखो, सबको होता है कि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, कि यह चीज़ कर दिया है तो उसका रिजल्ट आना चाहिए, कि अब भी मैंने कुछ अपलोड किया है तो फटाक से मुझे व्यूज़ आना चाहिए, एक एक 1000 व्यूज़ आ गया, 1 लाख व्यूज़ आ गया। तो वो चीज़ लोग एक्सपेक्ट करते हैं, एंड वो ड्यू टू अटेंशन स्पैन हो गया है शायद से, वो भी वो बोल सकते हैं कि आजकल आप देख रहे होंगे कि इंस्टाग्राम पे भी अगर 30 सेकंड का वीडियो है, तो वो भी लोग तीस स्किप। सेकंड का वीडियो है, तो वो भी स्किप करके कि एंड दिखाओ, मुझे एंड हाँ, देखना है, मुझे ये सब नॉनसेंस नहीं देखना है। तो वो भी है यूट्यूब पे भी। अभी यूट्यूब है इसीलिए लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट कंटेंट है। है, लोग कंज्यूम करते हैं क्योंकि लोग बनाते हैं, यूट्यूब है इसीलिए लॉन्ग फॉर्मेट। तो वो एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो गया या डिफ्रेंसिएशन हो गया कि इंस्टाग्राम इज फॉर शॉर्ट कंटेंट, यूट्यूब इज फॉर लॉन्ग कंटेंट। तो वो एक है, बट यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स है, एंड और इंस्टाग्राम पे भी अपन इंस्टाग्राम लॉन्ग पे, फॉर्म डाल सकते हाँ हैं। इंस्टाग्राम पे भी 3 मिनट तक के वीडियोस डाल सकते हैं। तो वो भी एक है, बट लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो आजकल कम हो गया ड्यू टू रील्स एंड शॉर्ट्स, वो सब चीजें, इसलिए लोगों को क्विक रिजल्ट चाहिए। तो जेनजी का वही एक सेटबैक है कि उनको सब चीजें बहुत फास्ट फास्ट चाहिए होता है, कि अगर मैंने आज कुछ किया तो मुझे इसका तुरंत रिजल्ट मिलना चाहिए। तो वो अटेंशन स्पैन की वजह से ही होता है। अगर अटेंशन स्पैन बड़ा होगा तो अपन वेट करेंगे, पेशेंट। तो अभी अगर एक टीवी सीरीज देख रहे हो, वो एक क्लिफ हैंगर पे अगर खत्म होता है उसका सीजन, और आपको उसको नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट लिए वेट करना है, तो अपन वो वेट करते वेट हैं। करते हैं। और अभी ऐसा भी है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो वीकली जो एपिसोड्स आते हैं, हाँ, वो वीकली एपिसोड्स वो नहीं देखते, मैं कि एक हर साथ, वीक नहीं देखते, पूरा खत्म होने के बाद एक साथ एक बिंज साथ करेंगे, देखेंगे। क्योंकि उनको पूरा एक साथ वेट नहीं करना है, उनको एक हफ्ता की, मुझे एक हफ्ते में वेट नहीं करना है, ड्यू टू अटेंशन स्पैन की। एक हफ्ते के पीरियड में वो भूल ही जाएंगे कि पिछले एपिसोड में क्या क्या हुआ हुआ था। था? तो वो भी एक चीज होता है। तो आई थिंक वो एक सेटबैक है ये जनरेशन में, कि हर चीज उनको बहुत ही क्विक और फास्ट चाहिए। तो आपको लगता है कि ये जो है अटेंशन स्पैम का आपने बोला, तो फिल्म इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि जैसे अभी लोगों का अटेंशन स्पैम कम हो रहा है, 30 सेकंड के भी वीडियोस नहीं देख रहे हैं, जिधर अपने जो फिल्म्स होते हैं वो 2-2 3-3 घंटे के होते हैं। या फ्यूचर में फिल्म्स के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है? आई गेस मुझे नहीं लगता कि फिल्म्स पे अफेक्ट होगा, क्योंकि फिल्म इज व्हाट यू कैन कंप्रेस इन विद इन अ 2 आवर और 3 आवर टाइम। तो वो एक होता है। बट अगर स्टोरी
रिक्वायर्ड है कि स्टोरी और ज़्यादा है तो उसके पार्ट्स बनते हैं, बट ऐसा फिल्म्स में शायद हो, मतलब एक ड्रॉबैक ऐसा है कि ओटीटी पे है। ओटीटी पे कैसा होता है, ओटीटी पे आप कोई भी मूवी चलाओ और उसको कभी भी अपन पॉज कर सकते हैं, कभी भी उसको प्ले कर सकते हैं, कभी भी रिवाइंड या फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वो कंट्रोल एक ऑडियंस, एक ऐसा व्यूअर के हाथ में होता है कि उसका, उसको जब चाहिए उसके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रोक लिया या फिर वो नहीं हुआ। तो वो एक अटेंशन स्पैन उधर बहुत मैटर करता है थिएटर्स में। थिएटर्स में वैसा नहीं होता। मूवी स्टार्ट हुआ है तो एंड तक अपन को उधर एक जगह पे बैठ के 100 लोगों के 200 लोगों के बीच में बैठ के वो देखना ही पड़ता है। और उधर बट वही तो रियल मैजिक है मूवी का, कि आप 200-300 लोगों के बीच साथ बैठ के एक मूवी देख रहे हो, एट स्टार्ट से लेकर उसका बिल्डअप देख के उसका क्लाइमैक्स तक आप साथ में, वो एक एक कैसा हो जाता है, एक वो एस्केप हो जाता है, एक वो टाइम का वो फ्रेम होता है ना, उसमें आप दूसरे उसमें वो फिल्म के स्टोरी में चले हाँ। जाते हो और वो एक्सपीरियंस करते हो। तो बाहर आने के बाद फिर वो अपन रियलिटी में वापस आते हैं। बट वो एक टाइम स्पैन है, वो थिएटर थिएटर सिनेमा हॉल्स आर फॉर दैट ओनली, कि थोड़ा एक साथ में वो एक एस्केप अपन एक्सपीरियंस करें। तो वो ओटीटी में शायद से वो नहीं होता, इसलिए आप देखते हैं ना कि मीम्स भी आते हैं कि पहले मैं एक दिन में 3-3 मूवीज तीन तीन देख लेता मूवीज था, देखता अभी था, 3 दिन में एक एक मूवी मूवी देख। कंप्लीट नहीं हो रही। तो वो एक वो भी सिनेरियो रियली है, लाइक वो रियल लाइफ बेस्ड ही है। तो वो ड्यू टू अटेंशन स्पैन ही है वो, कि अभी इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स पे जो है 30-30 सेकंड में वीडियो बनते हैं, तो वो अटेंशन स्पैन कम हो गया है लोगों का, ड्यू टू दैट ओनली वो सब चीजें हो रही है। सो सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, आपकी लाइफ रील है या रियल है? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रिकी क्वेश्चन है सेम टाइम पे, क्योंकि सिनेमा ने बहुत इन्फ्लुएंस किया है मुझे मेरे लाइफ डिसीजंस में। हर एक पॉइंट पे लाइफ के पॉइंट पे इन्फ्लुएंस करते आया हूँ। बट जो भी है जैसा भी है, मैंने ट्राई किया है कि मैं अपने अपने सेल्फ से बहुत रियल रहूँ। अगर लोगों से मिल रहा हूँ तो उनके उनके सामने मैं बहुत रियल लगूँ। वैसे मैं हूँ इंट्रोवर्ट, तो जो ज़्यादा दिखता बात, है। हाँ, ज़्यादा बात करने होता नहीं है। अगर ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छा जम गया तो फिर मैं घंटों तक उनसे बात कर सकता हूँ। बट अगर एक है कि एक छोटा शॉर्ट मीट है, तो हाय हेलो टाटा बाय बाय, बस इतना इतना करके मैं निकल जाता हूँ। तो वही है। बट सिनेमा ने मुझे जैसा इन्फ्लुएंस किया है तो वो रियल लाइफ में मुझे बहुत काम आया है। तो आई वुड से मैं अभी जो हूँ वो सिनेमा का वजह से ही मैं रियल बन पाया हूँ, तो वही कहना चाहूँगा। सो अभी अपन पॉडकास्ट के एंड में आ ही चुके हैं। तो आपने बताया कि आपके लाइफ में बहुत सारे मूवीज ने ये सिनेमा में बहुत इम्पैक्ट दिया है, तो आप लोगों को कौन सा सिनेमा देखना सजेस्ट करोगे, लोगों को क्या सजेस्ट करोगे? तो ऐसे तो बहुत सारे सजेशन है। जैसे मैं तो बोलता हूँ कि जो टाइप का मूवी, जो टाइप का जॉनरा होगा, इवन फ्लॉप फिल्म्स हो गए, तो वो भी देखने चाहिए लोगों को। क्योंकि वो फ्लॉप क्यों हुए या फिर उनमें क्या कमी थी, वो पता चलता है। बट ऐसा रेकमेंड करने जाए तो मेरे पर्सनल फेवरेट्स इज लाइक, मराठी में तो मेरा पर्सनल फेवरेट इज सैराट। हम्म। देन इंग्लिश में आई वुड से कि इंटरस्टेलर देखना चाहिए। इंटरस्टेलर तो मस्ट वॉच है। क्रिस्टोफर नोलन की कोई भी मूवी, भले वो पहले बार में ना समझे, सेकंड वॉच में देखो, बट देखो, हर एक मूवी उनकी देखो। देन हिंदी में आई गेस तुम्बाड़। तुम्बाड़ तो बहुत लोगों ने देखनी चाहिए। एक्चुअली तुम्बाड़ पे मैं एक पूरा वीडियो ऐसे या पूरे का पूरा एक पॉडकास्ट कवर कर सकता हूँ, क्योंकि वो मूवी मुझे बहुत पसंद है। वो काइंड ऑफ बहुत इन्फ्लुएंशियल मूवी थी फॉर माय फिल्म मेकिंग का जर्नी जो था, मैंने मतलब जैसे वो परस्यू किया, उसके लिए वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट मूवी थी। और ऐसे बहुत सारी मूवीज़ है हृदय मैंने जैसे बोला, वो सब चीज़ें। मलयालम की बहुत सारी मूवीज़ अभी जो आई है, जैसे आवेशम, प्रेमालू, ब्रह्मयुगम। देन और भी बहुत सारी मूवीज़, मंजूमल बॉयज़ हो गया, टूरिस्ट फैमिली अभी आई है, पड़ाकलम, सूक्ष्मदर्शनी, बहुत सारी मूवीज़। ये सब भी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ है जो देखनी चाहिए। सिर्फ अगर कुछ फ्रेश या कुछ रिफ्रेशिंग देखना है तो ये सब मूवीज़ बहुत अच्छी है। अभी रिसेंटली मैंने और एक मूवी देखी थी, आई गेस वो मराठी में थी, वो एक मराठी मूवी थी, दैट इज़ अप्रैल में 99। वो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है। लाइक आपको वो अपने बचपन में, चाइल्डहुड में लेके जाएगा, जब अपने समर वेकेशंस कैसे होते थे, हाँ तो हाँ। वो उसमें बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी। तो वो एक बहुत अच्छी मूवी है, तो वो देखना चाहिए लोगों को। और ऐसी ही बहुत सारी मूवीज़ है, एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप से भी।
लोगों ने वो एक्सप्लोर करना चाहिए सिनेमा, और फिर वो उनको और अच्छे से मतलब अंडरस्टैंडिंग होगा सिनेमा का। और मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, जितना आप अलग अलग रीजनल सिनेमा देखते हो सिर्फ हिंदी पे स्टक मत हुआ करो, हर एक रीजन का सिनेमा देखो और उनकी ओन लैंग्वेज में देखो, तो उससे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत समझने मिलेगा। तो इसी तरह आज का पॉडकास्ट अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू प्रथमेश फॉर कमिंग हियर, एंड बहुत नॉलेज दिया आपने इंडस्ट्री के बारे में, मूवीज़ के बारे में, आपका प्रॉपर एक पर्सपेक्टिव सामने रखा इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो थैंक यू गाइस। और जो प्रथमेश है उनका एक्शन जो प्रोडक्शन है, उन्होंने बहुत वर्क किया, उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स बनाए, उनका कंटेंट आते जा रहा है, तो आप उनके चैनल पे आके आप थ्रू विजिट करके देख सकते हो उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो चलो आज का पॉडकास्ट इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। जरूर से लाइक करना, शेयर करना, जो बेस्ट पार्ट लगे वो कमेंट करना। मिलते हैं अगले में। बाय। बाय।